गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो स्वागत है आपका मेरे क्लास में फिर से एक बार। और पिछले कड़ी को कंटिन्यू करते हुए तो आज हम बात करने जा रहे हैं क्लास 8 के सेकंड चैप्टर को। और सेकंड चैप्टर क्या चीज के विषय में है? धातु और अधातु। धातु और अधातु इंग्लिश में से हम लोग मेटल्स और नॉन मेटल्स कहते हैं। अब धातु का उदाहरण आप कुछ बता सकते हैं? जैसे ये हमारा लोहा का दरवाजा, हमारे साइकिल के लोहे, चाबी, टीना, तांबा, ये सारे हमारे धातु के श्रेणी में आते हैं। और अगर हम अधातु की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं जैसे ये हमारा पेन है, ये या फिर हम डस्टर जो इस्तेमाल करते हैं, ये सारी चीजें अधातु की श्रेणी में आते हैं। तो आज इसी विषय वस्तु पे आज हमारा क्लास चलेगा, तो ध्यान दीजिएगा और पूरे अच्छे तरीके से सारी चीजों को जानने के लिए अंत तक वीडियो को जरूर देखें, जिससे हमें काफी महत्वपूर्ण जानकारियां आप लोगों से मैं साझा करने जा रहा हूं। तो और मैं आशा ही नहीं बिल्कुल उम्मीद करता हूं कि पिछले 4 वीडियो में आप लोगों ने जो प्रथम अध्याय कोशिका के बारे में पढ़ा था उसे अच्छी प्रकार अध्ययन किया होगा, देखा होगा। और कुछ भी परेशानी या कुछ भी प्रश्न अगर आपके मन मस्तिष्क में आता हो तो बिल्कुल उसको अपने मेरे कमेंट बॉक्स पे आके उसे रखें, मैं उसे यथासंभव हल करने का कोशिश करूंगा। तो आते हैं आज के टॉपिक पे, जहां तक हमारे धातु और अधातु के गुणों के बारे में है। क्या कि कैसे समझे हम कि ये धातु है और ये अधातु है। तो इसके लिए इसे 2 अलग अलग भागों में बांटा गया, यानी उनके भौतिक गुण और उनके रासायनिक गुण। भौतिक गुण यानी कैसे वो दिखते हैं, चमक कैसा है, कठोर है कि नहीं, क्या क्या चीज की उनकी है। और जहां तक हमारे रासायनिक गुण के बारे में है, यानी उनके रासायनिक अभिक्रिया और विलक्षण प्रतिभा के बारे में हम लोग उनका आकलन करते हैं। और उस पे तो आज इस पहले वीडियो में हम लोग उनके भौतिक गुण के बारे में ही पढ़ेंगे, जो आज आप लोगों से साझा करते हैं। तो सबसे पहले आप पीछे बोर्ड पे देख सकते होंगे कि मैंने ये बिल्कुल एक चार्ट सा बना रखा है, जिसमें आप बिल्कुल सिलसिलेवार ढंग से भौतिक गुणों के बारे में, धातु और अधातु के बारे में जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले जैसा कि ऊपर देख सकते हैं क्लास 8 साइंस चैप्टर 2 ये धातु और अधातु का है। इंग्लिश में से मेटल्स एंड नॉन मेटल्स कहते हैं। तो सबसे पहले आज हम लोग क्या करने जा रहे हैं? भौतिक गुण के बारे में। तो पहले कॉलम में हमने क्या लिख दिया है? उनके लक्षण। दूसरे में धातु की क्या लक्षण होती हैं, और अगला कॉलम है और धातुओं की लक्षण क्या होती हैं। तो सबसे पहले हम उठाते हैं भौतिक अवस्था। भौतिक अवस्था में आप बिल्कुल सही से समझ लें कि ठोस यानी धातुएं जो होती हैं वो ठोस होती हैं, सामान्यतः वो ठोस होती हैं। हाँ, इनमें अपवाद भी है। इनमें अपवाद कौन कौन सा आता है? एक तो पारा। पारा से आप नहीं समझेंगे, आप मरकरी वगैरह से समझेंगे। जो घरों में थर्मामीटर आप इस्तेमाल करते हैं उसमें नीचे देखे होंगे बॉल में एक छोटा सा चमकदार चमकीला पदार्थ रहता है, उसे मरकरी वैसे लोग कहते हैं, लेकिन पारा की हिंदी में उसे कहा जाता है। ये एक ठोस है, लेकिन सामान्यतः रूम के तापमान पे ये द्रव अवस्था में पाया जाता है। और इसके अलावा सोडियम और पोटासियम, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि सोडियम और पोटासियम दोनों बिल्कुल एक ठोस हैं, लेकिन इनके बावजूद ये बिल्कुल एक गूदा हुआ मिट्टी या आटा के जैसा होता है और इसे आप चाकू से आसानी से काट सकते हैं। दूसरी तरफ हमारी अधातुएं हैं। अधातुएं तीनों अवस्था में पाई जाती हैं। वो कौन कौन सी 3 अवस्था है? ठोस, द्रव और गैस। ठोस अवस्था में उदाहरण अगर हम दें तो कार्बन है। द्रव अवस्था में अगर हम उदाहरण लें तो ब्रोमीन कह सकते हैं। और तीसरा है हमारा गैसीय अवस्था में। गैसीय अवस्था में हमारे पास ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, इत्यादि। तो अब आप समझ गए होंगे कि अगर हम लोग बात कर रहे हैं उसकी अवस्था का, तो अवस्था में ठोस जो है सामान्यतः ठोस प्रकार के होती हैं धातुएं, और जो अधातुएं हैं वो सामान्यतः तीनों अवस्था में पाई जाती हैं। और तीनों का उदाहरण बिल्कुल पिछले आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा है, इसे आप अपने नोट कॉपी पे नोट भी कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर आता है हमारा चमक। चमक यानी लस्टर, अगर इंग्लिश में इसका वर्ड यूज करें तो लस्टर या लस्टर, जैसा भी आप उसका प्रोनाउंसिएशन कर सकते हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। और इसमें आप देखें कि जो धातुएं होती हैं ये सामान्यतः चमकीला होती हैं। सोना, चांदी, तांबा, इन्हें अगर बहुत चमकाया जाए, घिसा जाए, आप अपने घरों में देखे होंगे कि आपकी माँ और दीदी पूजा का बर्तन वगैरह को चमकाती अगर अच्छे से है तो काफी चमकदार और
सुंदर देखने में लगता है। हाँ, यहाँ एक अपवाद जरूर है, उसे ध्यान रखिएगा कि ये इसमें बताया जा रहा है कि हाँ, तो माफ कीजिएगा, इसमें अधातुओं के बारे में हम बता रहे थे, लेकिन अधातुएं सामान्यतः क्या होती हैं? निष्प्रभ। ये हिंदी का वर्ड है निष्प्रभ। निष्प्रभ मतलब डल। डल यानी कि बहुत चमकीला नहीं, धुंधला टाइप का ये रहेगा, उसमें अपना कोई चमक नहीं रहेगा, क्योंकि उनका सतह सामान्यतः चिकना नहीं होता है, वो प्रकाश का परावर्तन नहीं। ये उच्च कक्षाओं में आपको बिल्कुल इसको क्लियर कर बताया जाएगा, आज के लिए सिर्फ इतना ही जाने। लेकिन यहाँ ये डल होते हैं, लेकिन इसमें अपवाद है, जो हमें सर कहने जा रहा था, इसमें अपवाद है। और अपवाद में कौन कौन से आते हैं? एक हमारा होता है आयोडीन और दूसरा हमारा क्या होता है? ग्रेफाइट। ये दोनों चमकीले होते हैं, ध्यान रखिएगा। ये दोनों अधातुएं हैं, लेकिन ये दोनों चमकीले होते हैं। अब आते हैं तीसरा क्या है? कठोरता, यानी स्ट्रॉन्ग, हार्ड। सब कोई जानते हैं, अगर धातु हैं कठोर होंगे, अधातु हैं तो मुलायम होंगे। लेकिन यहाँ अपवाद को बिल्कुल ठीक से आप समझ लें। हम सामान्यतः कठोर होते हैं, लेकिन सोडियम और पोटासियम, जैसा कि मैंने ऊपर अभी तुरंत भौतिक अवस्था में भी बताया था, ठीक उसी प्रकार सोडियम और पोटासियम बिल्कुल मुलायम होते हैं। और जहां तक हमारा अधातु की श्रेणी में हमारा क्या आता है? मुलायम होते हैं। लेकिन डायमंड या हीरा, आपको ये जानकर आश्चर्य होगा, हीरा विश्व में पाए जाने वाले सभी वस्तुओं में सबसे कठोर चीज है। इससे कठोर कोई भी चीज नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो ये एक अपवाद है, इसे जरूर ध्यान में रखेंगे। अगले नंबर पे आता है हमारा घनत्व। घनत्व हमारे धातुओं की ज्यादा होती हैं और अधातुओं की निम्न होती हैं। इसमें कोई अपवाद भी नहीं है, ये बिल्कुल साफ सुथरा है। इसके बाद आता है अगाध वर्धनीयता, यानी मेलाबिलिटी। मेलाबिलिटी, इसमें बहुत ज्यादा कठोर वगैरह है तो बहुत ज्यादा रहेगा, ठोस है तो ज्यादा रहेगा, और अधातुओं में ये कम रहता है। मेलेबिलिटी आप कह सकते हैं कि इसे हम ज्यादा कठोर तरीके से, और ठोसों में ये ज्यादा दिखता है। इसके बाद आता है हमारा लचीलापन। लचीलापन यानी डक्टिलिटी, यानी इसे हम तार की तरह खींच के बड़ा कर सकते हैं। आपको यहाँ बता दें कि अगाध वर्धनीयता मेलेबिलिटी है नहीं है, उसे पीट कर हम चादर के रूप में बना सकें। और हमारा जो लचीलापन है, डक्टिलिटी, ये तार की तरह आप देखे होंगे, सोना का तार, चांदी का तार, तांबा, आपके घरों में बिजली के तारों में इस्तेमाल होने वाला एल्युमिनियम और कॉपर, इन सारे का तार यूज किया जाता है। यानी ये इनमें धातुओं में ज्यादा होती हैं, उच्च होती हैं, और धातुओं में निम्न होती हैं। जो अगला है ध्वनियात्मकता। ध्वनियात्मकता यानी सोनोरस। सोनोरस यानी उनमें साउंड प्रोड्यूस होता है कि नहीं। अगर आप किसी ठोस चीज को, धातु को ठोक के देखेंगे तो विभिन्न प्रकार का एक निश्चित एक आवाज आएगा, जबकि अधातु में कोई आवाज नहीं आता है। तो ठीक ये सोनोरस जो है, इसमें हाँ है, इसमें नहीं है। जो अगला है ऊष्मा का चालकता। ऊष्मा की चालकता ठोसों का एक विशिष्ट, धातुओं का एक विशिष्ट गुण है। धातुओं का एक विशिष्ट गुण है, और अधातुओं में ये कुचालक होते हैं। आप हिंदी के एक शब्द में बिल्कुल ध्यान रखिएगा, कोई भी चीज जो वो अच्छा हो, काम करता हो, साथ देता हो, उसे हम लोग वो आगे वर्ड लगा देते हैं सु। और अगर वो उल्टा यानी कि नहीं के दृष्टि को अगर दिखा रहा हो तो उसमें हम शब्द लगा देते हैं कु। यानी अगर ये बिजली को, ऊष्मा की चालकता को करता है तो सुचालक हुए, अगर नहीं करते हैं तो कुचालक हुए। ठीक इसी प्रकार से विद्युत की चालकता में भी देखेंगे कि ये जो हमारे धातुएं हैं वो सुचालक हैं, और जो हमारे अधातु हैं वो कुचालक है। लेकिन यहाँ एक फिर से अपवाद आ रहा है, इसे ध्यान दीजिएगा बिल्कुल कि ये सुचालक में आपको जानकर आश्चर्य होगा कि चांदी सबसे ज्यादा सुचालक धातु है। चांदी सबसे ज्यादा विद्युत सुचालक है, लेकिन चूंकि ये बहुत ज्यादा महंगा है, इसके जगह पे हम लोग अपने घरों में सस्ते एल्युमिनियम का तार इस्तेमाल करते हैं। लेकिन एल्युमिनियम के तारों में ये एक कमी रहती है कि उन्हें जब
अमेठा जाता है या मोड़ा जाता है तो वो टूट जाती हैं। इसलिए कॉपर के तारों का इस्तेमाल हमारे घरों के बिजली के तारों में बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन दूसरी तरफ अधातु में आप देखेंगे कि ये सभी कुचालक होते हैं, लेकिन जो ग्रेफाइट है वो इसका उल्टा वो सुचालक है। तो यहाँ इस अपवाद को ध्यान रखेंगे। इसके बाद आता है हमारा गलनांक एवं क्वथनांक। गलनांक एवं क्वथनांक, इन दोनों की श्रेणी में भी हमारे जो धातु हैं वो उच्च होता है और जो हमारे अधातु हैं वो कम यानी निम्न होते हैं। यहाँ पे अपवाद के रूप में हमारे धातुओं की श्रेणी में फिर से सोडियम और पोटासियम का जो हमारा क्वथनांक या गलनांक है वो कम होता है। यहाँ एक छोटा सा फिर से आप ट्रिक है या ये समझें कि एक क्लू है जिसे अगर आप थोड़ा सा ध्यान में रखें तो बहुत अच्छा काम आएगा। आप ध्यान दें कि यहाँ जितने भी चीजों के बारे में हम लोगों ने बात किया कि ठोस यानी जो उनकी भौतिक अवस्था थी, तो ठोस में कौन था? कार्बन। फिर हमारा क्या चीज आया? कठोर, डायमंड, जो कार्बन का एक रूप है। और फिर यहां देखें कुछ अलग, ये भी ग्रेफाइट यानी ये भी एक कार्बन का एक रूप है। यानी वैसी चीजें जो ठोस अवस्था में पाई जाती हैं उनके सारे लक्षण हमेशा धातुओं की तरह दिखता है, लेकिन चूंकि कार्बन एक अधातु है इसे इधर रखा गया। उनके जो लक्षण सब थे वो धातुओं की तरह दिखा रहे थे। ये एक छोटा सा ट्रिक है जिसे आप अगर ध्यान रखते हैं तो आने वाले परीक्षा में आप इसे अच्छे तरीके से देख सकते हैं। और चूंकि आप देख रहे होंगे कि पिछले 2 वर्षों से जब से हमारी जो बोर्ड है वो परीक्षा जो ले रही है, परीक्षा के समय में ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी एमसीक्यू के आधार पर एक परीक्षा ले रही है। और चूंकि इस वर्ष ये कोरोना वायरस के कारण ये परीक्षा को स्थगित करना पड़ा और जो क्लास 5, 6, 7 के बच्चे थे वो इस परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो पाए हैं। लेकिन अब अगले साल जो 8वां क्लास के बच्चे जो आप लोग इसमें आयोजित होगा संभवतः जनवरी, फरवरी या मार्च, जब भी सरकार इसका आदेश जारी करती है, तो आप देखेंगे कि इस पे आप लोगों को हर लेसन खत्म होने के बाद आप उन प्रमुख बिंदुओं को जरूर याद करें। यानी लॉन्ग क्वेश्चन आंसर को याद करना तो ठीक है, अपने भविष्य के लिए आप इसे कर सकते हैं, लेकिन अगर परीक्षापयोगी अगर प्रश्नों का ध्यान दें हम, तो परीक्षापयोगी उसमें जितने भी ये अपवाद मैंने आज बताए हैं, इसे अगर आप अलग से कॉपी पे एक नोट डाउन करते चलें तो आने वाले परीक्षा में संभवतः और भविष्य में भी किसी भी प्रकार की जो प्रतियोगिता परीक्षा में आप शामिल होंगे उसमें इन प्रश्नों का बहुत ही जबरदस्त आपको सहायता प्राप्त होगा। मैं आशा ही नहीं करता हूँ, पूर्ण विश्वास है कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। और किसी भी प्रकार के प्रश्न होने पे या अगर मन में कोई शंका हो तो बिल्कुल आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स पर लिख के दे सकते हैं। और अगली कक्षा में हम लोग ये धातु और अधातु के रासायनिक गुणों के बारे में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।